हेलो बच्चों, दिस इज डॉक्टर स्निग्धा। आज हमारे ऑनलाइन डिस्कशन की फर्स्ट क्लास है ऑफ द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को आप बहुत प्यार से स्टोइकियोमेट्री भी कहते हो, है ना। तो ये आपका जो चैप्टर है, इसमें आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है। खैर, ये तो हर एक चैप्टर में ही रखनी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बहुत ही अच्छी। और दूसरी बात ये है कि ये चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं विथ मी। एंड द गुड न्यूज इस चैप्टर से एग्जाम में हमेशा ही बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ये चैप्टर कभी भी परेशान नहीं करेगा। अभी अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। हर एक पॉइंट को धीरे धीरे, बड़े आराम आराम से तोड़ तोड़ कर बहुत ही आसान तरीके से समझते जाओ। ओके, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्या होता है बच्चों मोल कॉन्सेप्ट में? हमें ऑब्वियसली ये तो पता चल गया है कि हमें मोल्स के बारे में सीखना है। तो मोल्स क्या होते हैं बच्चों? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने वाली जो एंटिटी होती है उसे हम मोल कहते हैं। ओके, एंड द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज MOL, मोल। ओके बच्चों, आप जानते हो ना एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है? मीटर। ठीक है, आप कहते हो एसआई यूनिट ऑफ वेट क्या होता है? किलोग्राम। उसी तरह से SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल, MOL। ओके, लेट्स राइट SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। फाइन, ठीक है। अब बच्चों, आपको कोई 12 एप्पल्स दे तो आप क्या बोलोगे? आपको 1 डजन एप्पल मिला, है ना। 12 की जगह आप 1 डजन टर्म यूज कर रहे हो। अगर कोई क्रिकेटर है, उसने 100 रन बना लिए तो आप क्या कहते हैं? उसने सेंचुरी बना लिया, है ना। तो 100 की जगह पे आप सेंचुरी टर्म यूज कर रहे हैं। सिमिलरली 6.023 into 10 to the power 23, इतने सारे पार्टिकल्स अगर कभी भी आपको एक साथ इकट्ठा दिखें तो आप बोलोगे ये सारे पार्टिकल्स 1 मोल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो जो 1 मोल है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है 6.023 इंटू 10 to the power 23 नंबर्स को। ठीक है, अब आप बच्चों ये देखो, ये जो नंबर है, ये छोटा नंबर है या बड़ा नंबर है? बहुत ही बड़ा नंबर है ना। 10 to the power 2 is 100, 10 to the power 3 is 1000, 10 to the power 23 है, ये तो बहुत बड़ा नंबर। ठीक है, इतने बड़े नंबर को आप एक साथ बोलते हो 1 मोल। फाइन, चलिए बच्चों, आपने कभी बहुत कॉमनली सुना होगा, कभी कोई कहता है आपसे सोडियम का एटॉमिक वेट बताओ, आप बोलते हो 23 ग्राम्स। कोई पूछता है मैग्नीशियम की एटॉमिक वेट बताओ, आप कहते हो 24 ग्राम्स। तो क्या सोडियम की जो एटॉमिक वेट है, क्या वो 23 ग्राम जिसको आप बोल रहे हो, क्या वो कभी भी एक एटम ऑफ सोडियम की वेट हो सकती है क्या? 23 ग्राम वेट क्या कभी भी एक एटम का हो सकता है क्या? सोचकर बताओ, कभी नहीं हो सकता है ना। देखो ये जो पेन है, ये पेंसिल है, इस पेंसिल की वेट 23 ग्राम अप्रोक्सीमेटली होगी, 23 ग्राम्स। तो अगर एक एटम का वेट 23 ग्राम्स होना, तो फिर तो आप हमेशा ही एटम को देख पाओगे इधर उधर घूमते फिरते, लेकिन एटम्स आपको दिखते नहीं है, राइट। तो इसका मतलब है कि सोडियम के एक एटम का वेट 23 ग्राम तो नहीं है, ये पक्का है। तो क्या है वो, देखते हैं। एक एग्जाम्पल हमारा है सोडियम का एग्जाम्पल। सोडियम का एक एग्जाम्पल लिया और हम कह रहे हैं, सोडियम की बात कर रहे हैं। सोडियम की एटॉमिक वेट को हमने डिक्लेयर कर दिया है 23 ग्राम्स। लेकिन बच्चों, ये जो वेट है ना, ये सोडियम के 1 मोल एटम्स का है। जब सोडियम के 1 मोल एटम्स इकट्ठा एक जगह पे प्रेजेंट रहते हैं तो उसका वेट आता है 23 ग्राम। ठीक है, तो 23 ग्राम्स जैसे ही मेंशन किया, आपको ये समझना है ये कभी भी एक एटम का वेट नहीं हो सकता, ये वेट है 1 मोल एटम्स का। तो 1 मोल एटम्स ऑफ सोडियम, 1 मोल एटम्स
ऑफ सोडियम का वेट कितना है? 23 ग्राम्स। ओके, इसका वेट है 23 ग्राम। डन। चलिए, आप समझ तो गए हो ना 1 मोल में कितने सारे एटम है? बहुत सारे एटम है। 10 टू द पावर 23 इंटू 6.023। अब अगर मान लीजिए आप सोडियम के एक एटम को बाहर निकालते हो, इतने सारे झुंड में से आपने एक एटम को बाहर निकाल लिया, ये जो एक एटम बाहर निकला ना, इसका वेट हमें मालूम करना है। चलिए वो भी पता करते हैं। हमने 1 मोल एटम्स ऑफ सोडियम का तो बता दिया, 23 ग्राम वेट है। अब एक एटम का वेट कितना होगा? तो आपका बहुत पुराना यूनिटरी मेथड, जिसको आप बहुत बचपन से सॉल्व करते आए हो, 6.023 into 10 to the power 23 into 10 to the power 23। इतने सारे एटम्स का वेट कितना बताया? 23 ग्राम बताया। ओके, तो एक एटम का वेट कितना होगा बच्चों? ऑब्वियसली 23 ग्राम अपॉन 6.023 into 10 to the power 23। डन। अब देखिए 23 ग्राम्स का मतलब क्या है? 23 ग्राम्स का मतलब 23 1 ग्राम के यूनिट है ना? देखो बच्चों, जब भी आप 1 ग्राम को 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 टाइम्स डिवाइड करते हो, एक ग्राम को जब आप इतनी बारी ब्रेक कर दोगे ना, तब आपको जो यूनिट मिलेगा उस यूनिट को हम कहते हैं 1 AMU। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है ग्राम अपॉन इतना बड़ा नंबर, इसे हम कहते हैं दिस नंबर इज AMU। 1 ग्राम अपॉन 6.023 इज 1 AMU। ओके, तो आप बता सकते हो ना आप कि सोडियम का जो 1 एटम है उसका वेट कितना होगा? 6.023 का वेट इतना था, तो 1 का वेट कितना आ रहा है बच्चों? 23 AMU आ रहा है। तो अब हम लिख सकते हैं 1 एटम ऑफ सोडियम weighs 23 AMU। तो ये बात समझ में आ रही है? अगर आप 1 मोल एटम की बात कर रहे थे तो उसका वेट कितना आ रहा था? 23 ग्राम था। ये ग्राम 23 ग्राम्स है यहां पे लिखा हुआ। ठीक है, और अगर आप कभी भी एक एटम का वेट का बात कर रहे हो तो वो वेट कितना मिल रहा है बच्चों? 23 AMU। समझ में आ रही है? अब एक बड़ा ही आसान सा बात समझो, AMU बड़ी यूनिट होगी या छोटी यूनिट होगी? AMU बहुत ही छोटी यूनिट है। कैसे? आप ये देखिए, आपको एक मैंने ब्लॉक दे दिया, एक ब्लॉक दिया हुआ है 1 kg का, ये 1 kg का ब्रिक है। ठीक है, इसको मैं आपसे कहती हूं ये जो 1 किलो का ब्रिक है, इसको आप 1000 बार डिवाइड कर दो, 1000 टाइम्स इसको डिवाइड कर दो। अब आप बताओ कि जब आपने एक ब्रिक को 1000 बार डिवाइड कर दिया, तब आपको जो छोटा छोटा, ये जो छोटे छोटे यूनिट्स मिले, ये वाले यूनिट, इन सब का इंडिविजुअल वेट कितना होगा? 1 ग्राम, है ना? अगर आप 1 किलो को 1000 बार डिवाइड कर दो तो आपको जो छोटी सी वेट मिलेगी वो कितनी होगी? 1 ग्राम होगी। इसका मतलब है ये सारे जो वेट हैं ये कितने हैं? 1 ग्राम है। और अगर आप इस छोटे से वेट को जो कि 1 ग्राम है, उसको भी अगर आप डिवाइड कर देते हो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 टाइम्स, इतनी बार डिवाइड कर दिया, तब आपको जो बहुत छोटा सा वेट मिलेगा, उसी वेट को आप कहते हो, छोटे से वेट को 1 AMU। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एक एटम का वेट AMU में एक्सप्रेस करेंगे और 1 मोल का वेट किसमें एक्सप्रेस करेंगे? ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 अगर आपसे पूछा जाए, बताओ मैग्नीशियम के 1 मोल का वेट कितना है? 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम का वेट कितना होगा? 24 ग्राम्स। ओके, अगर आपसे बोले 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम का वेट कितना होगा बच्चों? 24 AMU। ओके, ठीक है, एटम तो छोटे पार्टिकल होते हैं, मोल बहुत बड़ा नंबर है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और बात आपको समझना है, ये जो एटम है ना, छोटा
बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है, और ये जब 2-3 पार्टिकल मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाता है। तो एक एटम जो है ये बहुत छोटा सा पार्टिकल है। जब 2-3 पार्टिकल मिल जाएंगे, जैसे कि मान लो कहीं पे 2 पार्टिकल मिला, ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल मिले, तो बन जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, राइट। जब ऑक्सीजन के 2 एटम मिलते हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसे मान लो SO2 भी एक मॉलिक्यूल है। जब भी कभी 2-3 एटम इकट्ठा हो जाते हैं ना, 3, 4, 5, 6 एटम इकट्ठा हो जाते हैं तो वो बना लेते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखती हूं, ये है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ओके। अब 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन अगर एक साथ प्रेजेंट हैं तो उसे आप बोल रहे हो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, डन, जिसको आप O2 लिखते हो, है ना। तो ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, या फिर 3 मान लेते हैं कि एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाए तो क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, ओके। चलिए, तो इसे आप क्या बोलते हो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, H2O, ओके, ठीक है। तो सीधी बात सिर्फ इतनी है, मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूं कि एक एटम हो या एक मॉलिक्यूल हो, बड़े छोटे छोटे होते हैं ये लोग। ऑक्सीजन का एक एटम बेचारा छोटा सा है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 छोटे छोटे एटम्स है, वो भी छोटा ही है। तो एक एटम की बात हो या मॉलिक्यूल की बात हो, ये लोग छोटे छोटे होते हैं। अगर कभी भी मोल की बात होती है ना तो मोल बड़ा नंबर होता है, ओके। जैसे अगर मैं आपसे कभी बोलूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, अगर आपसे कोई बोलता है 1 मोल ऑफ O2, इसका मतलब समझ रहे हो ना बच्चों, इसका मतलब है कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 O2 मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं, ओके। यहां एक O2 मॉलिक्यूल, ये भी एक O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, फाइन। अब एक O2 मॉलिक्यूल के अंदर आपको पता है कितने सारे एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, 2 एटम्स होंगे। तो ये रहे 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, हर एक जगह पे 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो एक मॉलिक्यूल क्या लिख रहे हो आप, O2। इस तरह से अगर कभी भी O2 के 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो जाए तो आप बोलोगे 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इकट्ठा हो गए हैं, ठीक है। तो इसे हम कह रहे हैं 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, डन, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं मैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट आप जानते होंगे, लोग कहते हैं 16 ग्राम्स, है ना। तो ऑक्सीजन के 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन अगर रहा, एक एटम, ध्यान रखना, सिर्फ एक ऑक्सीजन है, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन है, उसकी वेट कितनी होगी बच्चों, उसकी वेट ऑब्वियसली होगी 16 AMU, करेक्ट। लेकिन अगर 1 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो उसकी वेट कितनी होगी, 1 मोल की वेट तो ऑब्वियसली आप बड़ा नंबर है, 1 मोल आ गया, का वेट कितना होगा, 16 ग्राम्स। बात समझ में आ रही है, ओके। नाउ एक एग्जांपल मॉलिक्यूल का भी देख लेते हैं। अगर मान लो 1 एटम नहीं देकर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बोले, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का वेट कितना होगा। 1 मॉलिक्यूल का मतलब क्या, छोटा छोटा 2 एटम है, राइट, छोटे छोटे 2 एटम है। एक एटम का वेट कितना है, 16 AMU, दूसरे एटम का वेट कितना होगा, 16 AMU, 2 एटम मिल गए, O2 का वेट कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 32 AMU, सिंपल बात है, ठीक है, लिख देते हैं 32 AMU, डन। चलिए, अब ये 1 मॉलिक्यूल का वेट है, जो छोटा सा मॉलिक्यूल था, जो 2 एटम से बना था। अगर आपसे बोले 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का कितना वेट होगा, तो 1 मोल की जहां बात आती है बहुत बड़े नंबर की बात होने लगती है, और फिर तो जो हमारा वेट होता है वो भी बढ़ जाता है। कितना वेट होगा, ग्राम्स में होगा, 32 ग्राम्स। बात समझ में आ गई, ओके। चलिए एक और एग्जाम्पल आपसे पूछती हूं।
एक H2SO4 का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है H2SO4 का। ओके, चलिए, इसके एक छोटे से मॉलिक्यूल की वेट कितनी होगी? एक मॉलिक्यूल इसका, 1 मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा ये आप बताएंगे, और फिर आप बताएंगे 1 मोल का कितना वेट होगा, 1 मोल का कितना वेट होगा। चलिए बताइए। हाइड्रोजन का तो जानते हो ना, हाइड्रोजन 1, कितने हाइड्रोजन है? 2 है, प्लस सल्फर कितना बना? 32, सल्फर की वेट कितनी होती है? 32, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 16, 16 इंटू 4 कर दिया, कैलकुलेट किया तो कितनी वेट आपको मिल गई? 98। तो एक मॉलिक्यूल की वेट कितनी होगी? 98 AMU। बस यहीं पर आपको बात समझनी है। और अगर मान लो, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूं ताकि आपको दिखे, 1 मोल की वेट कितनी हो जाएगी? 1 मोल की वेट होगी 98 ग्राम। बात समझ में आ गई बच्चों? तो AMU और ग्राम में ये फर्क है। AMU छोटे छोटे पार्टिकल्स के वेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट है, क्योंकि वो जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनकी वेट भी छोटी होती है, इसलिए यूनिट भी छोटा है AMU। अगर 1 मोल की बात होने लगती है तो क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, दैट्स वाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने से वेट भी बढ़ेगा, और फिर आप वेट किस में रिप्रेजेंट करोगे? बड़ी यूनिट में रिप्रेजेंट करोगे। ग्राम है वो यूनिट, है ना? ठीक है, चलिए अब एक बात समझो, आपसे अगर ऐसा दिया रहे ना, कॉमनली ऐसा आपको क्वेश्चन में मिलेगा, स्टेटमेंट्स, शॉर्ट स्टेटमेंट्स मिलते हैं, 1 मोल आयन, एकदम सीधी बात है, कुछ है ही नहीं इसमें। 1 मोल आयन का मतलब कितना हो जाएगा? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 आयन्स। 1 मोल एटम का वेट, 1 मोल एटम्स का मतलब क्या हो जाएगा? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। मोल का मतलब ही इतना, ये वाला नंबर है। ओके, चलिए 1 मोल मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो उसका कितना मतलब? इतने सारे मॉलिक्यूल्स। डन, ठीक है। अब बच्चों, ये जो नंबर आपने सीखा है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, जिसे आप 1 मोल कहते हो, इस नंबर को 1 मोल तो बोला ही जाता है, साथ में इसे एवोगैड्रोस नंबर भी बोला जाता है, एवोगैड्रोस नंबर। ओके, इसे हम शॉर्ट में एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप एन ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट ध्यान रखना बस कि जो आप ए लिख रहे हो ना सबस्क्रिप्ट में, वो कैपिटल होना चाहिए। एन ए, एन स्मॉल ए मत कर देना, फिर वो सोडियम बन जाएगा, है ना? ओके, तो एवोगैड्रोस नंबर या फिर एन नॉट या फिर एन ए, सारी एक ही बात है, या फिर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, या फिर 1 मोल, सब बात सेम है। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछती हूं, अगर आपसे कोई भी ये बोलता है कि एक सोडियम का स्टॉक है, ठीक है, और उस सोडियम के स्टॉक का वेट, ये जो सोडियम है इसका वेट है 46 ग्राम्स, 46 ग्राम्स। तो बता सकते हो इसमें मोल्स कितने होंगे सोडियम के? ऑब्वियसली आप बता सकते हो। अगर 23 ग्राम ऑफ सोडियम का मतलब होता है 1 मोल ऑफ सोडियम, है ना? 1 मोल जो सोडियम का है उसका ही तो वेट है 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम। तो अगर 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या फिर ये किसका वेट होता है? 1 मोल का। तो आप बता ही सकते हैं 46 ग्राम कितने का वेट होता होगा? 2 मोल्स का वेट होता होगा। डन, ठीक है। तो ये तो हमने बहुत ही थियोरेटिकली लिखा। अगर आपको एग्जाम में जल्दी से न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो कैसे करोगे? ये तो आप समझ चुके हो कि मैम यहाँ पे 46 ग्राम है सोडियम का, तो इसका ये मतलब पक्का है कि इसमें कितने मोल्स है सोडियम के? 2 मोल है मैम, क्योंकि 1 मोल जो होता है ना उसकी वेट होती है 23 ग्राम, ठीक है? तो 2 मोल की वेट होगी 46 ग्राम्स। लेकिन आपने इसमें क्या फॉर्मूला लगाया? आपने इसमें ये फॉर्मूला लगाया नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। आपने करा गिवन वेट, गिवन वेट कितना वेट दिया हुआ था बच्चों? 46 दिया हुआ था, अपॉन इसकी जो 1 मोल की वेट होती है, अपॉन वेट ऑफ 1 मोल। यही करा ना आपने? आपने क्या किया?
गिवन वेट कितना दे रखा था मैंने, 46 दे रखा था, आपने यहाँ 46 पुट कर दिया। ओके, वेट ऑफ 1 मोल मैंने कितना दे रखा था बच्चों, बड़ी आसान बात है, वेट ऑफ 1 मोल तो आप जानते भी हो 23 ग्राम्स होता है ना, तो आपने यहाँ 23 पुट कर दिया और फिर आपको काट कर मिल गया 2 मोल्स मिल गए। तो हमेशा तो इतना थियोरेटिकली सॉल्व नहीं करेंगे, एग्जाम में हम इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला हमारा इस चैप्टर का आया है, फॉर्मूला को याद रखना है। फॉर्मूला क्या मिला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, वेट ऑफ 1 मोल। ओके, तो इस फॉर्मूला को हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। फॉर्मूला को बंद किया, बॉक्सेस जितने भी बनेंगे बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री में वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जब मैं समराइज करूंगी चैप्टर को तो ये सारे बॉक्सेस के जो फॉर्मूले हैं उन सभी को एक साथ नोट डाउन कराऊंगी। ठीक है, आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन वेट ऑफ 1 मोल। ओके, वेट ऑफ 1 मोल को बच्चों हम कहते हैं, वेट ऑफ 1 मोल को हम मोलर वेट कहते हैं, मोलर वेट। वेट ऑफ 1 मोल, एक मोल सब्सटेंस की वेट को मोलर वेट कहा जाता है, या फिर ग्राम मोलर वेट कहा जाता है। 1 मोल के वेट को मोलर वेट कहा जाता है या फिर ग्राम मोलर वेट कहा जाता है। ओके, ग्राम मोलर वेट, इस बात को ध्यान रखना। जैसे कि हमने निकाला था ना अभी H2SO4 की मोलर वेट कितनी आई थी, 98 ग्राम, तो उसे मैं वेट ऑफ 1 मोल भी कह सकती हूं, उसे मैं मोलर वेट भी कह सकती हूं और उसे मैं ग्राम मोलर वेट भी कह सकती हूं। ओके, आप ये टर्म्स को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो जो टर्म्स ध्यान रखने वाले हैं वो पहला ये टर्म है। फाइन, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। हमारा टारगेट है नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना। फिर से बच्चों, अगर मैं आपको इस बार वेट की जगह पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दूं, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कहा आपसे कि देखो ये एक सैंपल है, इस सैंपल की जो वेट है वो है 18 इंटू 10 टू द पावर 23, ये सैंपल की वेट है। ठीक है, तो आप बताओ, सॉरी सैंपल की वेट नहीं, ये सैंपल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। इस बार मैंने वेट की जगह पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया, तो ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सैंपल, फाइन। वेट नहीं दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया इन सैंपल। तो आप बताइए इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। सीधा बात है मैम, बड़े आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 जो पार्टिकल्स होते हैं उसे हम 1 मोल कहते हैं। तो यहाँ तो 18 इंटू 10 टू द पावर 23 दिख रहा है, तो इसके मोल्स कितने होंगे, इसमें तो जरूर 3 मोल होंगे, है ना। अगर 6 इंटू 10 टू द पावर 23 का मतलब होता है 1 मोल, मैम तो बड़ी सीधी बात है, 18 इंटू 10 टू द पावर 23 का मतलब कितना होगा, 2 मोल्स होगा, है ना। लेकिन आप यहां तक पहुंचे कैसे, एक फॉर्मूला हम यहां पे डिराइव कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल, जितना पार्टिकल आपको दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन इन सैंपल, गिवन पार्टिकल्स अपॉन गिवन, ये जो बता रहा है ना गिवन पार्टिकल्स, ये नंबर है, गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। जब आप ये करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। अगेन आप इस फॉर्मूला को भी बॉक्स में बंद कर दो। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या था, टोटल वेट जितना दिया रहेगा अपॉन मोलर वेट करने से हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। ये फॉर्मूला क्या है, गिवन पार्टिकल्स जितने दिए हुए हैं अपॉन एवोगैड्रो नंबर करने से हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ओके, ठीक है बच्चों, एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूं। गिवन वेट दिया हुआ है, एक सैंपल है, उसकी वेट दी हुई है, सपोज H2SO4 का सैंपल है,
H2SO4 का सैंपल है और इस सैंपल की वेट गिवन है 196 ग्राम्स। फाइन, आपको ये बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 है, ओके, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर कितना है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों सबसे पहले कितना मोल, कितना वेट दिया हुआ है आपको, 196 ग्राम वेट दिया हुआ है। किसका वेट दिया हुआ है, H2SO4 का वेट दिया हुआ है। ओके, चलिए, आप जानते हो क्या कि अगर कभी हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है तो दो फॉर्मूला आपने सीखा। एक फॉर्मूला तो वो था कि गिवन वेट दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे। दूसरा फॉर्मूला था कि अगर कभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे। तो हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, हमें दिया हुआ है वेट। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, पहला फॉर्मूला, गिवन वेट अपॉन जो आपका मोलर वेट है। अब देखिए H2SO4 की गिवन वेट कितनी है, 196 गिवन वेट है। H2SO4 की गिवन वेट अपॉन H2SO4 की मोलर वेट विल गिव यू H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स। ये ध्यान रखना, जिसका मोल्स निकालना चाहते हो गिवन वेट उसी का पुट करना, मोलर वेट उसी का पुट करना। ओके, चलिए, गिवन वेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 196 दिया हुआ है वेट ऑफ सैंपल 196 ग्राम्स। आप बताइए मोलर वेट कितनी होती है H2SO4 की, 96 ग्राम्स होती है, सीधा बात है। ये होती है, सॉरी 98 ग्राम्स होती है, कैलकुलेट किया था हमने प्रीवियस पेज में। इसको कैंसिल करोगे तो कितना बनेगा बच्चों, कैंसिल करने पे बन गया 2, ये आ गया है 2, कैंसिल करने पे 2 मोल्स। तो हमारा पहला आंसर कितना बन रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इज 2। ठीक है, फर्स्ट आंसर आया हमारा 2। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कितने हैं। तो अगर आपने मोल्स निकाला 2, तो आपको पता है ना एक एक मोल में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स तो बड़े छोटे, मॉलिक्यूल्स जो है ना वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, एटम्स के जैसे। ठीक है, 2-4 एटम जब इकट्ठा हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो आप बता सकते हो यहां मॉलिक्यूल्स कितना रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 विल बी 2 into 2 मोल है, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.023 into 10 to the power 23। तो 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 into 6.023 into 10 to the power 23। सिंपल। चलिए, मॉलिक्यूल सॉल्व कर लिया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है। एटम देखो बच्चों, एटम आपको कितना दिख रहा है, एक H2SO4 में 4 एटम है ऑक्सीजन के। ओके, आपके पास कितना मोल है H2SO4 का, 2 मोल। तो अगर पूरा पूरा ये H2SO4 अगर आपके पास 2 मोल है, 2 मोल्स ऑफ H2SO4 अगर है, तो आप बता सकते हो ऑक्सीजन कितना मोल होगा। ऑक्सीजन, एक H2SO4 में आपको 4 ऑक्सीजन दिख रहा है, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास 2 मोल H2SO4 हैं तो उसमें ऑक्सीजन कितनी मोल होगी, 8 मोल्स होगी। एक H2SO4 में 4, 2 में 8। ओके, सो विल राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 8 मोल्स। क्योंकि H2SO4 2 था, हमारा आंसर फर्स्ट वाला 2 आया था ना, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन कितना होगा, 2 into 4 दैट इज 8। ओके,
8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब आप ये बताइए एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे? तो अगर कभी भी 1 मोल होता है उसमें एटम्स कितने होते हैं आप जानते हो ना, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 8 मोल में कितने सारे एटम्स होंगे बच्चों? 8 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। समझ में आ गई बात? तो एटम्स जो होते हैं वो खूब सारे होंगे, क्योंकि एटम्स तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। उसी को अगर आप कभी भी मोल में रिप्रेजेंट कर देते हो तो फिर मोल एक साथ इकट्ठा बहुत सारे एटम को बोला जाता है ना। जैसे हम कहते हैं 2 डजन या फिर 24, 3 डजन या फिर 36, ओके, 3 सेंचुरी या फिर 300, राइट। चलिए नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम ऑफ सल्फर। तो पहले हम मोल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, आसान पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा। देखो बच्चों H2SO4 जो आपका था, इस H2SO4 में ये रहा H2SO4। H2SO4 में आप चेक करिए एक H2SO4 में कितना सल्फर है? एक ही सल्फर है। तो 2 मोल H2SO4 में कितना सल्फर होगा? 2 मोल ही होगा, है ना। जितना H2SO4 उतना ही उसके अंदर सल्फर। तो हम यहां बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा? 2 मोल्स। और 2 मोल्स का मतलब कितना एटम्स होता है बताइए बच्चों? 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। समझ में आ गई बात? आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन चेक करेंगे H2SO4 में। कंप्लीट H2SO4 जो है उस एक H2SO4 में कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? 2 एटम है हाइड्रोजन के, राइट। 2 एटम जो है हाइड्रोजन के, ये वाले 2 एटम्स। अगर आप कभी भी H2SO4 एक लेते हो तो हाइड्रोजन 2 मिलता है। हमने H2SO4 कितना मोल रखा है? 2 मोल रखा है। तो हाइड्रोजन कितना मोल मिलेगा? 4 मिलेगा, है ना। तो हाइड्रोजन हमें मिला 4, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, करेक्ट। 4 मोल का मतलब कितने एटम्स होते हैं बच्चों? बिल्कुल सीधी बात है, 4 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, तो आई होप ये क्लियर है। ओके, तो ये सारी जो नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन है, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल की कैलकुलेशन है, इसमें आपको एवोगैड्रो नंबर ध्यान रखना है और वो जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब बच्चों ये तो मैंने आपको बता दिया, एटॉमिक वेट और ग्राम एटॉमिक वेट एक ही बात होती है ना। एक टर्म है, चलो पहले हम उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा ग्राम एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक वेट, मैं पहले भी लिख चुकी हूं इसको, एक ही बात होती है, करेक्ट। या फिर इसको हम मोलर वेट भी कहते हैं, ज्यादा अच्छा आप इसको, ये तो लिख ही चुके हो तो दोबारा से लिखने का कोई मतलब नहीं है। मोलर वेट, मोलर वेट भी कहते हैं। एक मोल के वेट को ग्राम एटॉमिक वेट बोला जाता है या फिर मोलर वेट बोला जाता है या फिर वेट ऑफ 1 मोल एटम्स बोला जाता है। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कैलकुलेट, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये मैं आपसे पूछ रही हूं, कैलकुलेट ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ, ग्राम एटॉमिक weight of a substance whose 12 into 10 to the power 23 particles weighs 48 grams। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के थ्रू सिर्फ आपको एक टर्म को बहुत फेमिलराइज करना चाहती हूं। वो टर्म कौन सा है? ग्राम एटॉमिक वेट टर्म है, ठीक है। तो क्या करना है? कैलकुलेट ग्राम एटॉमिक वेट। जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा ना ग्राम एटॉमिक वेट, ये वाला टर्म जैसे ही आपको मिलेगा क्वेश्चन में, आपको क्या करना है? समझ जाना है ग्राम एटॉमिक वेट का मतलब क्या होता है? 1 मोल का वेट, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये बातें एकदम फिट हो जानी चाहिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है? 1 मोल का वेट पूछा जा रहा है। डन, ठीक है। ग्राम एटॉमिक वेट किसकी पूछी जा रही है? ऑफ अ सब्सटेंस whose 12 into 10 to the power 23 particles weighs 48 ग्राम। अब देखिए बच्चों 12 into 10 to the power 23 particles का वेट अगर 48 ग्राम है तो इसका मतलब है
एक पार्टिकल का वेट कितना होगा, एक छोटे से पार्टिकल का वेट कितना होगा, 48/12 इंटू 10 टू द पावर 23। बात समझ में आ रही है, 12 इंटू 10 टू द पावर 23। और अगर आपसे क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा था, ग्राम एटॉमिक वेट पूछ रहा था, है ना। ग्राम एटॉमिक वेट का मतलब होता है 1 मोल का वेट, और 1 मोल का वेट का मतलब क्या होता है, कितने पार्टिकल्स, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। तो बच्चों ये जो नंबर दिया हुआ है ना 12 इंटू 10 टू द पावर 23, इसके करस्पॉन्डिंग आपको नंबर को ही रखना है। इसका वेट 48 ग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक पार्टिकल का वेट कितना होगा, 48/12 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आप बताइए कि 6 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स का वेट कितना होगा, 48/12 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अप्रोक्सीमेटली कितने बार में ये कट रहा है, 2 बार में, और ये आंसर आ गया आपका 24 ग्राम्स। 24 ग्राम्स किसकी वेट आई है बच्चों, 6 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स की वेट आई है 24 ग्राम्स, है ना। और ये जो पार्टिकल होता है इसको आप क्या बोलते हो, 1 मोल बोलते हो। इसका मतलब आपको किसका वेट मिल गया, आपको वेट मिल गया है 1 मोल का, मतलब आपको मोलर वेट मिल गया, ठीक है। और वो जो 1 मोल का वेट होता है, जो मोलर वेट होता है, जो आपको 24 ग्राम्स मिला है इस क्वेश्चन में, उसी का दूसरा नाम क्या है, ग्राम एटॉमिक वेट। समझ गए, ओके। तो ग्राम एटॉमिक वेट कभी भी टर्म सुनो उसका मतलब होता है 1 मोल का वेट। डन, चलिए आई होप ये पॉइंट क्लियर है। ग्राम एटॉमिक वेट इज इक्वल टू मोलर वेट, फाइन, ओके। तो आपने 2 फॉर्मूला भी सीख लिया है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का 2 फॉर्मूला, एक वेट और एक पार्टिकल की बेसिस पे, ओके। अब मैं आपको कुछ एक टर्म बता रही हूं बच्चों, हमारे स्टोइकियोमेट्री चैप्टर में कभी कभी ऐसा कोई टर्म आएगा जो आपको दिख कुछ और रहा होगा लेकिन वो होगा कुछ और, ठीक है। पहला वो टर्म जो ऐसा है जो दिखता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है, उसको मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूं अभी। क्या है वो टर्म, अगर कभी भी आपको दिया हो ग्राम एटम, साथ में दिया हुआ है ग्राम एटम, ग्राम एटम का मतलब होता है बच्चों, अगर दिया हुआ है 1 ग्राम एटम, इसका सीधा मतलब है 1 मोल एटम्स, ठीक है। अगर दिया हुआ है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब होता है 1 मोल मॉलिक्यूल्स, ओके। अगर दिया हुआ है 1 ग्राम आयन, तो इसका मतलब होता है 1 मोल आयंस। अब बात को समझना, क्या कौन सी टर्म की बात कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं 1 ग्राम एटम टर्म, ऐसा टर्म साथ में दिया हुआ है। 1 ग्राम ऑफ एटम नहीं दिया, 1 ग्राम एटम एक साथ, मतलब ग्राम और एटम के बीच में कोई और प्रिपोजिशन यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है। 1 ग्राम एटम एक साथ लिखा हो, 1 ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ लिखा हो, ग्राम और मॉलिक्यूल के बीच में कोई और वर्ड नहीं आ रहा हो, 1 ग्राम आयन एक साथ लिखा हो, इसका मतलब होता है 1 मोल। इसका मतलब 1 ग्राम नहीं होता है बच्चों, ठीक है, 1 मोल मतलब होता है। तो 1 ग्राम एटम कभी लिखा हुआ है, सीधा मतलब है 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल एटम। तो ये तीनों टर्म्स को, यही 3 टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म को एकदम अपने दिमाग में बैठा कर रखना, गलती होती है बच्चों से बार बार, ओके। तो मैं इसको फिर से एक ब्रैकेट में बंद कर देती हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब थोड़ा समझो इस बात को, मैंने क्या कहा। आपसे क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट आपको दे देती हूं, व्हाट इज द वेट ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ, वेट ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, ठीक है। अब आप ये बताओ, कभी कभी बच्चे इसको देखते हैं ना तो कहते हैं मैम ये क्या है, 1 ग्राम तो दिया हुआ है, खत्म हो गई बात,
सोडियम का वेट तो 1 ग्राम दिया हुआ है, बात ओवर। बच्चों ऐसे बात ओवर नहीं हो रही है। 1 ग्राम एटम जो टर्म है ना, ये एक मिसनोमर है। इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि ये 1 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 ग्राम एटम एक साथ लिखा हुआ है। 1 ग्राम एटम का मतलब है 1 मोल एटम, यही मैंने ऊपर बताया ना आपको, ठीक है। तो 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल एटम ऑफ सोडियम। मतलब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही बात है। तो 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम का मतलब हम जानते हैं 1 मोल एटम्स ऑफ सोडियम की बात हो रही है। और 1 मोल एटम ऑफ सोडियम की वेट कितनी होती है? 23 ग्राम होती है, 23 ग्राम, ठीक है। तो बच्चों 1 ग्राम एटम का वेट 1 ग्राम नहीं, सोडियम की बात कर रहे हैं तो 23 ग्राम है, ओके। तो ये जो टर्म है ना, ये वाला जो टर्म मिला है आपको, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ये बस यही तीन केसेस हैं इसके, इतना ही है, और कोई टर्म ऐसा नहीं है। 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन जब एक साथ ऐसे लिखे हो, ग्राम मॉलिक्यूल साथ में लिखा हो, ग्राम आयन साथ में लिखा हो, ग्राम एटम साथ में लिखा हो, तभी आपको समझना है कि ये 1 मोल की बात हो रही है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूं, अगर आपको दिया हो, सुनना ध्यान से, अगेन आप इन दोनों क्वेश्चन को नोटिस करना। एक में मैंने लिखा था वेट ऑफ 1 ग्राम एटम, दूसरा में मैं आपसे पूछ रही हूं 1 ग्राम ऑफ एटम्स, 1 ग्राम ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम। 1 ग्राम ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम का क्या हुआ मतलब बच्चों? यहां पर देखो, यहां पे ग्राम और एटम के बीच में एक ऑफ आ गया है। यहां पर यही मतलब है कि सोडियम का कितना वेट लिया गया है? 1 ग्राम वेट लिया गया है। ये 1 ग्राम को बता रहा है, ये सीधा इंग्लिश है, प्लेन इंग्लिश। तो 1 ग्राम ऑफ एटम्स का मतलब हो जाएगा 1 ग्राम, लेकिन 1 ग्राम एटम एक साथ है तो उसका मतलब है 1 मोल। फिर आप 1 मोल का वेट बताओगे, ओके, ठीक है। तो आप मुझे अब बताएंगे नंबर ऑफ ग्राम, नहीं, वेट ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, वेट ऑफ 3 ग्राम मॉलिक्यूल, वेट ऑफ 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कितना है, ये आपको बताना है। अब आप ये देखो कि ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मैंने आपको बताया था, ये देखो इस पेज को, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल मॉलिक्यूल, ग्राम आयन का मतलब मोल आयन। मतलब ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल साथ में लिखा है तो आपको ग्राम को भूल जाना है, उसकी जगह पे आपको मोल को रख देना है, ओके, ठीक है। अभी आपसे पूछता है what is the weight of 3 gram molecules of oxygen, 4 gram molecules of oxygen। तो यहां पे आप इंटरप्रेट क्या करोगे? ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ बच्चों? ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब हुआ, आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है मोल मॉलिक्यूल्स। तो क्वेश्चन को आप क्या समझे? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट वेट ऑफ 3 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ओके। अब आप बताइए 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? सॉल्व कीजिए। 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 32 ग्राम, जानते हो ना। एक ऑक्सीजन एटम का वेट कितना? 16। 2 ऑक्सीजन एटम का वेट कितना? 32। 2 ऑक्सीजन एटम मिलकर क्या बना? एक मॉलिक्यूल बना ऑक्सीजन का। अगर हम उसकी 1 मोल की बात कर रहे हैं तो सीधा बात है 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम्स वेट। चलिए, तो अगर 1 मोल मॉलिक्यूल का वेट 32 ग्राम है तो आप बता सकते हो 3 मोल मॉलिक्यूल्स का वेट कितना होगा? 32 इंटू 3 ग्राम्स, 96 ग्राम्स, है ना, ठीक है। तो इतना याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार डायरेक्टली नहीं पूछता, ग्राम मॉलिक्यूल टर्म दे देगा, ग्राम एटम टर्म दे देगा। आपको समझना है ग्राम एटम का मतलब है मोल एटम्स। प्लीज 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 इसमें आप गलती नहीं करोगे, ठीक है।
इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो स्टार किया, क्योंकि बच्चे यहाँ गलती करते हैं बिकॉज वो अपीयर कुछ और हो रहा होता है ना। 1 ग्राम का मतलब 1 ग्राम, एटम का मतलब 1 मोल एटम में बच्चों 1 ग्राम, ग्राम ये वेट को नहीं बता रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये बात आप समझ रहे हो। अब इस बात को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। सीधा बात है, ग्राम एटम्स देखते ही आपको समझ जाना है पूछ क्या रहा है। ये मैंने बहुत बार इसलिए बताया बच्चों क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब आप समझ रहे हो, मोल्स ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स पूछ रहा है ना। ग्राम एटम साथ में दिया रहा है तो ग्राम को हटाकर मोल लिख देना है अपने माइंड में, ठीक है। मोल एटम्स पूछी जा रही है किसकी, इन 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो इसका मतलब है कि गिवन वेट ऑफ मैग्नीशियम दिया हुआ है 24 ग्राम्स। आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट या वेट ऑफ 1 मोल, एक ही बात है। गिवन वेट कितना 24 ग्राम, मोलर वेट कितना होता है मैग्नीशियम का 24 ग्राम्स, 24 ग्राम्स। तो आंसर कितना बना 1 मोल, 1 मोल ऑफ एटम्स, ठीक है। इसी को हम 1 ग्राम एटम भी कहते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, ध्यान रखना छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका नंबर आपसे पूछा जा रहा है, किसमें 16 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में। तो पहले तो आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, कैसे निकालते हैं, क्या दिया हुआ है, गिवन वेट दिया हुआ है, तो बस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। फाइन, गिवन वेट कितना दे रखा है 16 ग्राम, मोलर वेट कितना पुट करोगे, मोलर वेट निकालो, वो तो आप निकालना जानते हो, SO2 है, इसका मोलर वेट कितना होगा, सल्फर है 32, ऑक्सीजन है 16 इंटू 2, टोटल मिलाकर कितना हो गया 64 हो गया, अपॉन 64, ठीक है। ये कितना बन रहा है 1/4। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 1/4 आए। और आप जानते हो क्या, आपसे मोल नहीं मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है, और मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे होते हैं एक मोल में, है ना। कितने सारे होते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अगर आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा जाता है तब तो आपका आंसर यहीं खत्म हो जाता 1/4, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितना बताएंगे 1/4 नंबर ऑफ मोल्स है इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं इस सैंपल में, है ना। मॉलिक्यूल्स का नंबर, एटम्स का नंबर, इनका नंबर हमेशा ज्यादा होता है, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये कितना बन गया हम लोगों का बच्चों 1.5 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन में यही आपसे घुमा फिरा कर ऐसा ही क्वेश्चन पूछता रहेगा कभी, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 62 ग्राम ऑफ P4। 62 ग्राम ऑफ P4 दिया हुआ है, उसमें आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बताना है। तो पहले तो अपने माइंड में ये समझ लेना, ग्राम एटम का मतलब क्या है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, मोल ऑफ एटम्स पूछा जा रहा है, मोल ऑफ एटम्स पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं, पता नहीं क्यों। देखते हैं, मोल ऑफ एटम्स पूछा जा रहा है इन 62 ग्राम ऑफ P4। ओके, चलिए, गिवन वेट ऑफ P4 कितना है, कितना हमारा सैंपल का वेट कितना है 62 है, 62 ग्राम ऑफ P4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4, मैंने आपसे कहा था ना, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एंटिटी होगी राइट हैंड साइड में वही सेम एंटिटी हमेशा प्रेजेंट होगी। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 निकालने जा रहे हो तो यहां पे क्या लिखोगे, गिवन वेट ऑफ P4, राइट, अपॉन
मोलर वेट ऑफ P4। समझ में आ गई बात? अब आप ये देखिए, गिवन वेट ऑफ P4, इस क्वेश्चन में कितना वेट दिया हुआ है P4 का? 62 ग्राम दिया हुआ है। P4 का वेट मेंशन कर दिया कि P4 का वेट कितना दे रखा है, 62 ग्राम। अब आपको मोलर वेट ऑफ P4 बताना है। तो आप ये बताइए, मोलर वेट ऑफ P4 तो आप बचपन से कैलकुलेट करना जानते हो। P4 का मोलर वेट कितना होता है? एक फॉस्फोरस का वेट कितना होता है? 31 ग्राम। तो यहाँ पे 4 फॉस्फोरस है, उसका वेट कितना होगा? 31 इंटू 4। तो हमारा आंसर कितना बन रहा है? इसको काट कुट दो आप। ये हो गया 31 बाई, ये 2 दो बार में कट गया ना, और ये 2 बार में कट गया। कितना आ गया आंसर? 1/2। ठीक है बच्चों, अब ये जो 1/2 आ रहा है, ये क्या आया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 आया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4। क्या ये आपका आंसर है? नहीं। आपसे क्या पूछा जा रहा था? मोल्स ऑफ एटम्स। P4 में कितने मोल्स ऑफ एटम्स हैं, ये पूछा जा रहा है। आप क्या निकाले हो? मोल्स ऑफ P4 निकाले हो। इतना मोल ऑफ P4 आपके पास है। ठीक है, अब आप ये बताओ, आपने निकाला मोल्स ऑफ P4 इज इक्वल टू 1/2, आपने कैलकुलेट करके निकाला है। ठीक है, आप ये बताइए कि मोल्स ऑफ P4 का मतलब क्या हुआ? P4 तो एक मॉलिक्यूल है ना, तो मैं लिख सकती हूं मोल्स ऑफ P4। टू बी मोर स्पेसिफिक, आपने निकाला है मोल्स ऑफ P4 मॉलिक्यूल। कितना निकाला है? 1/2 निकाला है, सीधी बात है। अब आपसे पूछ तो रहा है मोल्स ऑफ एटम्स इन P4 मॉलिक्यूल, एटम्स पूछा जा रहा है। तो आप देख पा रहे हो ना कि ये जो P4 होता है, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? फॉस्फोरस के 4 एटम होते हैं। एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है फॉस्फोरस के। तो अगर मोल ऑफ P4 मॉलिक्यूल आपको हाफ मिला, तो इसका मतलब एटम्स कितने होंगे? 1/2, हाफ इंटू 4। एक मॉलिक्यूल होता तो 4 एटम होते, आधा मॉलिक्यूल है तो कितने एटम्स? 2 एटम्स। ठीक है, तो आंसर हमारा मिल रहा है 2 मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ P4। ठीक है, चलिए, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स कितने होंगे? 2 होंगे। डन। आगे, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट if 200 milligram of CO2, if from 200 milligram of CO2, 10 to the power 21 molecules are removed। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमने क्या किया? हमने एक सैंपल लिया CO2 का। कितना सैंपल? 200 मिलीग्राम का सैंपल था। तो हमारा CO2 का एक सैंपल है जो कि है 200 मिलीग्राम का। ठीक है, इसमें से आप कुछ CO2 को रिमूव कर दियो। कितने CO2 को रिमूव कर दियो? 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स को। तो बचा हुआ कितना है वो बताओ, रिमेनिंग कितना है वो बताना है। तो बच्चों, ये तो पता है आपको, कभी भी आप मीटर में किलोग्राम ऐड नहीं करते हो, है ना। सेकेंड्स में कभी भी आप एक्सेलरेशन ऐड नहीं करते हो, हमेशा 2 सेम यूनिट को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है ना। तो अगर हमें दिया हुआ है 200 मिलीग्राम ऑफ CO2, टोटल सैंपल था, उसमें से कितना रिमूव किया, ये वेट की टर्म्स में नहीं देकर मॉलिक्यूल्स की टर्म में दे दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इन दोनों की यूनिट को सेम करना पड़ेगा। ओके, चलिए, क्वेश्चन आपसे हाउ मेनी ग्राम्स, कितना बचा हुआ ग्राम है, ये पूछ रहा है। तो बस फिर सीधा करना क्या, ये तो वेट ऑलरेडी दे रखा हुआ है, टोटल वेट जो शुरू में था, इनिशियल टोटल वेट दिया हुआ है, कितना रिमूव किए उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, और आपको चाहिए वेट अगेन। तो अच्छा रहेगा ये कि आप इसको वेट में चेंज कर दो। ओके, चलिए, 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स का वेट कितना होगा बच्चों? सबसे पहले क्या स्ट्राइक करना चाहिए आपको? मोल्स, फिर वेट। फाइन, बताइए। 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स, यहां से शुरू कर रहे हैं हम। हमारा टारगेट अभी फिलहाल ये है, 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स को हम वेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, बताओ नंबर ऑफ मोल्स
10 to the power 21 molecules of CO2 का मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 होंगे? 10 to the power 21 गिवन है अपॉन 6.023 इंटू 10 to the power 23. ठीक है, कितना आ गया ये? 1 अपॉन 6.023 इंटू 10 to the power 2. सिंपल. चलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आपको मिल गया. अब जितना मोल मिला है उसको आपको वेट में चेंज करना है. तो आप जानते हो एक मोल ऑफ CO2 का वेट कितना होता है? बताइए, एक मोल CO2 का वेट कितना होगा? कार्बन का वेट कितना? 12. ऑक्सीजन O2 कितना? 32. टोटल मिलाकर एक CO2 का वेट कितना हो जाएगा? 44 ग्राम्स. तो अगर 1 मोल CO2 का वेट 44 ग्राम है तो इतने मोल CO2 का वेट कितना होगा? इंटू 44 करेंगे. ठीक है, तो वेट ऑफ 1 अपॉन 6.023 इंटू 10 to the power 23 moles of CO2 is equal to 1 upon 6.023 into 10 to the power 23 into 44 ग्राम्स. समझ गए बात? तो इतना ग्राम CO2 आपने रिमूव कर दिया. ठीक है, आपके पास था टोटल कितना? 200 मिलीग्राम्स था. तो टोटल हमारे पास था 200 मिलीग्राम्स, जिसमें से आपने हटा कितना दिया? 44 अपॉन 6.023 इंटू 10 to the power 2. ये ग्राम है ना, इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? मिली में जाने के लिए 10 to the power 3 इंटू करते हो, है ना? टेन टू द पावर 3. ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे. ये सॉल्व करने पे यहाँ पे कट गया, 10 बारी में कट गया है. ठीक है, और 440 अपॉन 6, 200 मिलीग्राम माइनस 440 अपॉन 6 मिलीग्राम्स. तो आप चाहो तो ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते थे. ऑप्शन को देख लेना और आंसर सॉल्व कर लेना. ठीक है, 200 मिलीग्राम्स माइनस 73.33 मिलीग्राम्स. आ गई बात समझ में? ओके. तो इन क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली. अभी हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या रहता है. इन सारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली पढ़ो, सीखो. ठीक है, चलिए. अब बच्चों, मोल को थोड़ा बहुत समझने के बाद हमें आगे बढ़ना है टुवर्ड्स कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. कॉन्सेंट्रेशन कब हम डिफाइन करते हैं? देखो, कभी भी आपने क्या किया? एक मिक्सचर तैयार किया. जैसे कि आपने एक थोड़ा शुगर लिया, थोड़ा शक्कर लिया और उसमें पानी मिला दिया. ठीक है, और ये एक मिक्सचर बन गया. और आप मुझे ये बताने जा रहे हो कि मैम मैंने शुगर इतना मिलाया, पानी इतना मिलाया और अभी ये फाइनल सोल्यूशन है, ये फाइनल मिक्सचर है. तो जो आप ये बोलने जा रहे हो ना कि मैंने शुगर 3 स्पून मिलाया, पानी मैंने ½ लीटर लिया था, तो ये जब आप क्वांटिफाई कर रहे हो मिक्सचर के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को, जब आप क्वांटिफाई कर रहे होते हैं तो मुझे आइडिया मिलता है कि अच्छा, ये जो आपने 3 चम्मच जब डाल दिया है पानी में, ½ लीटर पानी में, और कोई दूसरा बच्चा है जो 5 चम्मच डाला है इन ½ लीटर पानी, तो उसका वाला जो रहेगा सोल्यूशन वो ज्यादा मीठा होगा, है ना? तो मुझे इन सारी बातों से कुछ आइडिया मिल रहा है कि अच्छा, ये वाला पानी ज्यादा स्वीट है, ये वाला पानी कम स्वीट है, ये सोल्यूशन ज्यादा स्वीट है, ये सोल्यूशन कम स्वीट है ना? तो एक मिक्सचर को जब आप क्वांटिफाई करने लगते हो, मिक्सचर के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की जब आप अमाउंट बताने लगते हो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो फिर आप उन्हीं सारे पैरामीटर्स को कॉन्सेंट्रेशन कहते हो. ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन जो खुद में टर्म है
कभी भी ये एक सिंगल क्वांटिटी के लिए यूज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी आपके पास और बोल रहे हो कि इतनी कॉन्सेंट्रेशन है पानी की, नो। सिर्फ शुगर है और आप बोल रहे हो उसकी कॉन्सेंट्रेशन, नो। कभी भी मिक्सचर बनेगा तभी ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म की यूटिलिटी होगी, ठीक है। चलिए, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में सबसे पहला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैरिटी को बच्चों हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। कैपिटल एम दिया रहे या मोलैरिटी पूरा पूरा लिखा रहे, एक ही बात है। क्या होता है मोलैरिटी? मैंने वही शक्कर पानी मिक्स किया और एक सोल्यूशन बनाया, शक्कर पानी को मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया, बड़ा सा सोल्यूशन, बहुत बड़ा। एक टब पानी लिया था, उसमें शक्कर मिला दिए थे और मेरा एक सोल्यूशन बन गया था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मुझे ये चेक करना है कि मैंने जो ये शक्कर मिलाया है अंदर, जो अच्छे से डिसॉल्व हो गए हैं, बढ़िया सोल्यूशन बन गया है, जो इस सोल्यूशन के ये सोल्यूशन बहुत बड़ा सा था, ठीक है। इस सोल्यूशन के 1 लीटर में, इस सोल्यूशन के 1 लीटर में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं? बात समझ में आई? मेरे सोल्यूशन के 1 लीटर में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं? इसी पैरामीटर को आप बोलते हो मोलैरिटी। से फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सोल्यूशन तैयार किया है 5 लीटर का, ये टोटल सोल्यूशन है 5 लीटर का, ठीक है। इसमें सॉल्यूट है टोटल 20 मोल्स। सॉल्यूट का मतलब समझ रहे हो? जिसको मैंने डिसॉल्व किया, शक्कर जो था वो सॉल्यूट है और जो पानी है जिसमें डिसॉल्व किया वो सॉल्वेंट है। तो 20 मोल मैंने शक्कर का डिसॉल्व किया पानी में, और जो फाइनल सोल्यूशन बना, फाइनल मिक्सचर जो बना है वो 5 लीटर का है, ओके। ये है वॉल्यूम ऑफ टोटल सोल्यूशन, ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का यहां मतलब क्या है? जो आप शक्कर डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है। चलिए, अब आपको बताना है इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये आप बताओगे। बच्चों, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैसे बताया जाता है? अभी मैंने आपसे कहा कि आपको क्या करना है, 1 लीटर सोल्यूशन का चेक करना है और ये बता देना है कि उस 1 लीटर में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे, ओके फाइन। तो 5 लीटर जो सोल्यूशन का है, इस सोल्यूशन को ऑब्जर्व करो, देखो, समझो। 5 लीटर जो सोल्यूशन का है, इसमें टोटल मिलाकर 20 मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं। तो 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे? 5 में 20 है तो 1 में कितना होगा? 4 होगा, सीधी बात है ना। तो बस वही कर रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि देखो 5 लीटर जो सोल्यूशन का है उसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? 20 मोल्स हैं, है ना। तो 1 लीटर अगर सोल्यूशन का होता, यहां सोल्यूशन लिख रही हूं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और यहां लिख रही हूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। 5 लीटर सोल्यूशन में 20 मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व हैं, तो 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे? 20/5, ठीक है। आंसर कितना बना? 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। चलिए, ये जो आपने निकाला है इसी को हम कहते हैं मोलैरिटी। 4 कैपिटल M भी लिख सकते हो या फिर 4 मोलर भी लिख सकते हो, ओके। मोलैरिटी इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ? मोलैरिटी इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या? दिस इंप्लाइज 1 लीटर सोल्यूशन में 1 लीटर ऑफ solution contains 4 moles of solute। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन नोट कर लो।
मोलैरिटी का मतलब है, मोलैरिटी सिग्निफाइज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute in 1 liter of solution, ये जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। सल्यूट के कितने मोल्स हैं इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अभी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताया था कि मैम आपने मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे दिया है, मोल्स ऑफ सल्यूट दे दिया है, तो हमने क्या करा, मोलैरिटी निकाल ली और मोलैरिटी आ गया 4 मोलर या 4m, है ना, या 4 मोल्स पर लीटर। इसके लिए आपने किया क्या बच्चों, मैंने आपको जितना भी सल्यूट दिया था 20 मोल्स, तो टोटल मोल्स ऑफ सल्यूट थे, उसको आपने डिवाइड किससे कर दिया, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड कर दिया। ओके, बस वही फॉर्मूला मैं यहां पर नोट करने जा रही हूं। मोलैरिटी का अगर आपको फॉर्मूला निकालना हो तो दिस इज मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज, मोलैरिटी ऑफ अ solution is equal to number of moles of solute upon volume of solution। तो ये वाला फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है बच्चों, यहां पे सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करी जा रही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिनोमिनेटर में है लेकिन न्यूमरेटर में मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। चलिए, तो इससे हमें कॉन्सेंट्रेशन समझ में आता है मोलैरिटी से। अगर आपसे कोई बोले इस फॉर्मूला को, अगेन ये तीसरा बॉक्स है, इसको आप नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इन लीटर्स, इसको इन लीटर्स भी कर देना, इन लीटर्स, फाइन। एक क्वेश्चन कह रहा है 120 grams of NaOH is dissolved in 20 liters, is dissolved in water, to make 20 liters of solution, ठीक है। NaOH को डिसॉल्व करा, कितना, 120 ग्राम ऑफ NaOH को डिसॉल्व करा है, सोल्यूशन जो बना है उसकी वॉल्यूम कितनी है, 20 लीटर है सोल्यूशन की वॉल्यूम। आपको बताना है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी हमेशा सोल्यूशन का ही बताते हैं, सोल्यूशन का मतलब जो फाइनल मिक्सचर बनता है, ठीक है। चलिए, क्या करोगे मोलैरिटी निकालने के लिए, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, थोड़ा बताएंगे क्या, यहां पे सॉल्यूट कौन है, NaOH को आप डिसॉल्व कर रहे हो, तो NaOH जो है वो सॉल्यूट है, किस में डिसॉल्व कर रहे हो, पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, तो वाटर सॉल्वेंट है, और जो नेट मिक्सचर बनेगा वो होगा सोल्यूशन, ओके, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अभी मैं इसको पूरा लिख देती हूं, आगे से मैं सिर्फ N/V लिखूंगी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, फाइन, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स तो दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है देखिए ध्यान से, 20 लीटर का सोल्यूशन है फाइनल, तो 20 लीटर्स गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट, 120 ग्राम ऑफ NaOH, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट से आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तक कैसे पहुंचोगे, आपको तो याद होगा एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता था, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालेंगे, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, मैं अलग से इसको लिख देती हूं, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन
गिवन वेट अपॉन क्या करना होता था, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। मोलर वेट जिसका भी निकाल रहे हो नंबर ऑफ मोल्स, उसमें यही करना होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। गिवन वेट कितना है बच्चों, 120 ग्राम ऑफ NaOH को डिसॉल्व कर रहा है, तो 120 अपॉन मोलर वेट कितना है, NaOH का मोलर वेट कितना आता है 40, है ना। NaOH का मोलर वेट कितना आता है 23 प्लस 16 प्लस 1, 40 आ गया, अपॉन 40 डिवाइडेड बाई 20 लीटर्स। तो ये जो 120 अपॉन 40 कर रहे हो, ये आपको क्या दे रहा है, ये तो आपको नंबर ऑफ मोल्स तक ले जा रहा है ना। तो 3/40 मोल्स पर लीटर, ओके। मोल्स पर लीटर को आप मोलारिटी कैपिटल M भी लिख सकते हो या मोलर भी लिख सकते हो, ओके, ठीक है। तो मोलारिटी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। अब आप एक बात बताओ कि अगर कभी आपको मोलारिटी दिया हो, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, ये मेंशन कर देती हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूछा जा रहा हो और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स दिया हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर वाला सॉल्यूट है बच्चों, ध्यान रखना, आई होप आपको दिख रहा हो, ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट, ठीक है। चलो, तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा रहा है, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना, सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ sugar in 12 molar 120 ml solution. Calculate number of moles of sugar in 12 molar 120 ml sugar solution. ठीक है, तो आप बताइए कैसे प्रोसीड करोगे। वही सिंपल बात है, मोलारिटी गिवन है, इस बार 12 मोलर दिया हुआ है, थोड़ा मैं इधर लिख दूं ताकि आपको विजिबल हो, 12 मोलर दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है कितनी 120 ml, इस ml को आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको याद है फॉर्मूला जो मोलारिटी का है वो लीटर से ही है ना। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ओके। तो 120 इसको ml को लीटर में चेंज कर देना, लीटर में बदलने के लिए क्या करते हो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हो। तो ml को लीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया और ये लीटर बन गया, ओके। बस अब n की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12 × 12 × 10⁻² मोल्स, 144 × 10⁻², 1144 मोल्स, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का इन अ सोल्यूशन एक और तरीका हम लोगों को मिला है, यह है मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का तरीका बच्चों पहले भी हमें 2 आता था, एक गिवन वेट वाला, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला। अब एक और आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सारी बातों को ध्यान रखना, किसी को भी मिस आउट मत कर देना, ठीक है।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इस तरह से आपको मिलता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका जो पायनियर फॉर्मूला है वो मैं पहले लिख चुकी हूं, उसी फॉर्मूला से ये वाली बात को डिराइव करा गया है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कभी भी निकालना हो तो क्या करोगे, m into v in liters, done, m into v in liters will give you number of moles of solute, okay। बच्चों जैसे आप कहते हो ना कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, 1000 मिलीमीटर्स, है ना। वन, कभी भी आप मिली में जाते हो, मिली जो टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो बता रहा होता है कि छोटी छोटी यूनिट है, और कितनी यूनिट है, 1000 यूनिट है ना। तो अगर आप 1 मीटर को ही रिप्रेजेंट करो सेंटीमीटर के टर्म्स में तो कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर आएगा। 1 मीटर को रिप्रेजेंट करो इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर तो कितना, क्या आएगा, टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 1000 आएगी, है ना। तो जिस तरह से 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर्स होता है, सिमिलरली 1 मोल इज इक्वल टू 10 to the power 3 मिलीमोल्स होता है, 1000 मिलीमोल्स, ओके। एक मोल का मतलब होता है बच्चों 1000 मिलीमोल्स, फाइन। एक बात और बता दूं, ये जो मिली टर्म है ना, कहीं पर भी मिली टर्म सुनो, मिली टर्म का मतलब होता है 10 to the power -3। मिली टर्म का मतलब, ये एक मैं आपको बस मैथमेटिकल टर्म समझा रही हूं, इसको ध्यान रखना, बहुत काम आएगा। मिली टर्म जो है इसका मतलब होता है 10 to the power -3। तो जैसे 1 मोल को मुझे सिग्निफाई करना था तो मैं क्या कहूंगी, 10 to the power 3 मिलीमोल्स। अब आप चेक कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं, ये चेक करने के लिए क्या कर रहे हो, ये जो मिली है इसकी वैल्यू को पुट कर दो। कितना वैल्यू मैंने बताया मिली का, 10 to the power -3। 10 to the power -3 वैल्यू पुट करो, ये 10 to the power 3 तो पहले से ही लिखा था मैंने, ये दोनों कट कुट कर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो मैंने प्रूव कर दिया बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। याद आपको ये रखना है, 1 मोल इज इक्वल टू 10 to the power 3 मिलीमोल्स, 1000 मिलीमोल के बराबर 1 मोल होता है, ठीक है, फाइन। अब देखो आपको बताया मैंने नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, है ना। अगर बच्चों आप वॉल्यूम को लीटर में नहीं लिख के, मान लो आपको 5 लिखना था, वॉल्यूम को अगर आप लीटर में नहीं लिखकर मिलीलीटर में लिख देते हो, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर अगर आप लिख देते हो, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मोल नहीं मिलकर नंबर ऑफ मिलीमोल्स मिलेगा, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल मोलैरिटी दे दिया है मैंने 2 मोलर सोल्यूशन है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 3 लीटर्स। अब अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हो, नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या करोगे, 2 into 3 6 मोल्स आ जाएगा, यही करना था ना, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालना चाहते हो, या फिर अगर आप वॉल्यूम को अगर आप मिलीलीटर में पुट कर देते हो, तो आपको मिलेगा 2 मोलर इनटू 3 लीटर को आप ml में क्या लिखोगे, 3000 ml, 3000 ml, है ना। और ये बन गया 6000, 6000 क्या बना, मिलीमोल्स। तो मोल्स निकालना है तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स करो, मिलीमोल्स निकालना है तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml करो, ठीक है, याद रहेगा, ओके। एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म है बच्चों, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को बोलते हैं मोलैलिटी। रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दो
या फिर मोलैलिटी पूरी बोलो, या फिर यूनिट लिखना चाहते हो तो मोलल लिखो, मोलल। वहां पे क्या लिखा था? मोलर, LAR, ठीक है। ये वाला है मोलल, मोलैलिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइन। देखिए मोलैलिटी होती क्या है डेफिनेशन वाइज। अगेन आप एक सोल्यूशन बनाओगे, सपोज आपने शक्कर का सोल्यूशन बनाया। मोलैरिटी के केस में आपने किसको ऑब्जर्व किया था? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन को। लेकिन मोलैलिटी के केस में इस बारी आप 1 kg ऑफ सॉल्वेंट को ऑब्जर्व करोगे। बात समझ में आई? आपने ये बनाया सोल्यूशन, इस सोल्यूशन को कैसे बनाया? पानी में शक्कर मिलाया, हमेशा की तरह यही करते आए हैं बचपन से, है ना। पानी में मिला दिया शक्कर को, ठीक है। शक्कर आपका सल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है, मिलकर जो बना वो क्या बना? सोल्यूशन बना। तो ये था सोल्यूट, ब्लू वाला था पानी मतलब सॉल्वेंट, और दोनों मिक्स होकर जो नेट बना ये क्या बना? सोल्यूशन। फाइन, ओके। अब मैंने दे दिया है क्वेश्चन में कि देखो बच्चों, हमारा जो शक्कर का नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शक्कर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शक्कर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर कितना दिया हुआ है? 100, ठीक है, 100 मोल्स दिया है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये कितनी दे रखी है? 5 लीटर्स, ओके। वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब पानी का वेट, सॉल्वेंट का वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 4.5 kg, या थोड़ा बढ़ा देते हैं और 4.8 kg, ठीक है। तो सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है 4.8 kg, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दी हुई है 5 लीटर्स, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है शुगर का 100, ठीक है। मैं आपसे क्या कह रही हूं कि कभी भी आपको अगर मोलैलिटी निकालनी हो तो आपको क्या करना होता है? आपको 1, ये जो सोल्यूशन दिया था ना, इस सोल्यूशन को झांक कर देखना होता है। लेकिन सोल्यूशन में किसके रेफरेंस में देखना होता है? आपको 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के रेफरेंस में देखना होता है कि जो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है उसमें कितना सोल्यूट का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ओके। से फॉर एग्जांपल यहां पर जो मैंने क्वेश्चन दिया है इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं? 100 मोल्स टोटल। सॉल्वेंट का जो वेट है वो कितना है? 4.9 kg। तो 4.9 kg पानी में अगर 100 मोल्स शक्कर के हैं तो इसका मतलब है 1 kg पानी में कितने शक्कर के मोल होंगे? 100 बाई 4.9, 100 मोल्स बाई 4.9 kg, ठीक है। इट मींस 1 kg पानी में 100 बाई 4.9 मोल्स ऑफ शक्कर प्रेजेंट है, ओके। इसे ही आप क्या बोलोगे? इसे ही आप कहोगे मोलैलिटी। रिप्रेजेंट कैसे करोगे? 100 m से, 100 बाई 4.9 रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? स्मॉल m से, ठीक है। या फिर स्मॉल m की जगह पे आप मोलल भी लिख सकते हो, ओके। तो मोल्स पर केजी लिखें या स्मॉल m लिखें या फिर मोलल लिखें, एक ही बात है। अब बच्चों आपको समझ में आया? ये मैंने यहां पर 3 वैल्यूज दे रखी थी। एक तो नंबर ऑफ मोल्स दे दिया था, एक वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया था 4.8, चलो मैंने सॉल्व किया 4.9 से, यहां 4.9 कर देती हूं। एक मैंने 4.9 दे रखा था और एक मैंने क्या दिया था? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा था 5 लीटर। तो आप इन दोनों की हेल्प से, ये दोनों जो हैं इनकी हेल्प से आप क्या निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स, और वेट की हेल्प से, वेट ऑफ सॉल्वेंट की हेल्प से आप स्मॉल m निकालते हो, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम की हेल्प से आप क्या निकालते हो? इसकी हेल्प से आप निकालते हो कैपिटल M, ओके। कैपिटल M यहां पर कितना आया होता बच्चों?
कैपिटल एम यहां पर आया होता 100/5। स्मॉल एम कितना आया बच्चों? स्मॉल एम आया 100/4.9। बात समझ में आ गई? ओके, तो मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, आपके एग्जाम के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी वाला फॉर्मूला ज्यादा कॉमनली फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। चलिए अब हम मोलैलिटी की डेफिनेशन लिख लेते हैं। समझ तो गए बात को, बट डेफिनेशन तो लिखना होता है, तो डेफिनेशन लिख लो। मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ये हमारी मोलैलिटी की डेफिनेशन है। डन। चलो, फॉर्मूला क्या लिखोगे मोलैलिटी का? स्मॉल m इज इक्वल टू, या फिर मैं लिख देती हूं अभी पूरा, तो मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू, अभी आपने क्या किया बच्चों? 100/4.9 किया, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने भी दिए हुए थे उसको आपने किससे डिवाइड कर दिया? वेट ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर दिया, तब जाकर आपको पर यूनिट लेवल पे नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, है ना? तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, और भी क्लियरली लिख दो, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू number of moles of solvent, the number of moles of solute upon weight of, यही करा ना, 100/4.9 weight of solvent in kg। ठीक है, सिंपल बात है। चलिए, तो इसको आप स्मॉल m इज इक्वल टू लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, न्यूमेरिकल में जल्दी सॉल्व करने के लिए स्मॉल n लिख देते हैं। और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट है इन केजी, ये ध्यान रखना, इस बारी वेट ऑफ सॉल्वेंट है डिनोमिनेटर में, सोल्यूशन नहीं है। ओके, तो ये फॉर्मूला अगेन आपका फोर्थ बॉक्स बना है, 2 बॉक्सेस बने थे नंबर ऑफ मोल्स के, फिर नेक्स्ट बॉक्स बना मोलैरिटी का, और ये है मोलैरिटी का फॉर्मूला, अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है, ये ध्यान रखेंगे, यहां सल्यूट है, यहां सोल्यूशन है, ये फॉर्मूला तो अलग ही है, इसमें लेफ्ट में सोल्यूशन है, राइट में ऊपर सल्यूट है, नीचे सॉल्वेंट है, तीनों अलग अलग। मोलैरिटी में कम से कम लेफ्ट में और डिनोमिनेटर ये दोनों सोल्यूशन का था, यहां तीनों ही अलग थलग है। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी मोलैलिटी देकर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पूछेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, बहुत सिंपल वे है। डिस्कशन को आगे बस डेरिवेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, आपको याद है ये तो हमने न्यूमरेटर में लिखा था ना, यहाँ पे लिखा था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जब यहां पर है ये वाला, तो उसको अगर निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे? बाकी दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ गया है मोलैलिटी इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। चलो पूरा ही लिख देती हूं, फर्स्ट टाइम फॉर्मूला आप लिख रहे हो, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। समझ में आया कहां से लिख रहे हैं इसको अभी हम जस्ट पहले जो पुराना अभी वाला फॉर्मूला था उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, दैट्स इट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू वेट इन केजी। ये एक और तरीका है निकालने का नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन ये फॉर्मूला आपको बहुत कम यूज होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला उतना फ्रीक्वेंट नहीं है जितना वो मोलैरिटी वाला फॉर्मूला है, जिसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला था m इंटू वी इन लीटर्स करके। ठीक है, वो फॉर्मूला ज्यादा फ्रीक्वेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बस आप नोट देकर लिख लेना, मोलैरिटी और मोलैलिटी इन दोनों में से कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन है?
तो अब ये देखो बच्चों, जो मोलैरिटी है उसमें तो नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखा था, नीचे वॉल्यूम लिखा था, है ना। और वॉल्यूम जो होती है वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाओगे वॉल्यूम घट जाएगा, ये जानते हैं आप। तो क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, सिंस वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, दैट्स वाई मोलैरिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला है, मोलैलिटी स्मॉल m, उसमें तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स तो कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता ना। नीचे क्या है, वेट है इन केजी, वेट भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो क्योंकि दोनों ही टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, हमारा जो मोलैलिटी होता है स्मॉल m, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो आपको कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देकर ऑप्शन में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो आप किसको मार्क करोगे, स्मॉल m को, मोलैलिटी को। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बच्चों, मोल फ्रैक्शन में क्या है, कभी भी एक बॉक्स दे दिया और आपकी फेवरेट चॉकलेट को अंदर डाल दिया है, चॉकलेट्स है ये सारे, सपोज है डेयरी मिल्क सिल्क, ओके, और 5 है डेयरी मिल्क सिल्क, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 है डेयरी मिल्क सिल्क, और ये जो 10 है ये है 5 स्टार, ओके। अब आपसे मैं बोलूं कि बताओ चॉकलेट का फ्रैक्शन कितना है, तो आप बोलोगे मैम ये जो डेयरी मिल्क है वो 5 है आउट ऑफ 15, तो 5/15 हो गया आप डेयरी मिल्क सिल्क का फ्रैक्शन, और 10/15 हो गया 5 स्टार का फ्रैक्शन हो गया, है ना। तो जिस तरह से आप चॉकलेट का फ्रैक्शन निकाले हो, नंबर ऑफ चॉकलेट्स अपॉन टोटल चॉकलेट्स, उसी तरह से आप मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा, ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स होगा, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा, फाइन। तो अगर आपको ये गिवन हो कि ये एक मॉलिक्यूल है, ए के मॉलिक्यूल्स है कंटेनर में, और बी के भी मॉलिक्यूल्स है कंटेनर में, ए और बी का मिक्सचर है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और आपसे बोलता है बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना बताओगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, मोल का फ्रैक्शन निकालना है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स को हम ऊपर और नीचे पुट करेंगे, है ना। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहां किसके हैं, ए के हैं और बी के भी हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको बोले मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताओ, तो क्या बताओगे, एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब ये जो मोल फ्रैक्शन आया है, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है काई से। काई बिल्कुल एक्स की तरह दिखता है, बस यहां पे और इधर थोड़ा सा वैसे बेंट होता है, ठीक है ना। तो जो आपका काई है, इस काई को आप एक्स की तरह ही लिखो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो काई है ये मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। काई ए का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, काई बी का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, सिंपल, ठीक है। निकाल तो हमने लिया ही, कैसे मोल फ्रैक्शन पता करते हैं वो हमने लिख लिया। अब आप ये बताओ कि अगर मैं कभी भी काई ए प्लस काई बी करूंगी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी करूंगी, तो एक फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। यहां पर भी आप करके देख लो, Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NB अपॉन Na प्लस NB, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों, 1 ही मिलेगा। तो मोल फ्रैक्शन की जो सम टोटल आएगी वो हमेशा 1 आएगी, ओके। काई A प्लस काई B इज इक्वल टू 1। अगर और भी यहाँ पे C भी होता सपोज, तो यहाँ पे हम क्या लिखे होते, प्लस NC लिखे होते, इधर भी हम प्लस NC लिखे होते, और हम एक और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते, C का मोल फ्रैक्शन, है ना,
और सबको जब आप ऐड कर देते तो वो वैल्यू किसके बराबर होती? 1 के बराबर होती। ओके, ठीक है, फाइन। तो काई ए प्लस काई बी प्लस और जितने भी काई हैं, सम टोटल ऑफ मोल फ्रैक्शन इन अ सैंपल इज इक्वल टू 1। नेट हमेशा वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू किसी भी फ्रैक्शन की 1 ही हो सकती है। ठीक है, ओके। तो बच्चों अगर कभी भी आपको 1 का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मान लेते हैं आपको काई ए की वैल्यू गिवन है, तो काई बी की वैल्यू निकालने का एक और तरीका है 1 माइनस काई ए। काई बी अगर दिया हुआ है या कोई भी एक दिया हुआ है तो आप 1 माइनस करके भी दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो, राइट? फाइन, ओके। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक क्वेश्चन है 36 grams of H2O and 160 grams of NaOH are mixed. Calculate mole fraction of H2O. Fine. And mole fraction of NaOH. क्या करोगे आप बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालने के लिए क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब H2O के नंबर ऑफ मोल्स प्लस NaOH के नंबर ऑफ मोल्स, यही करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ मोल्स तो दिया नहीं हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है। तो वेट निकालने का तरीका तो याद है ना, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, बिल्कुल पहला फॉर्मूला। गिवन वेट अपॉन मोलर वेट करते ही आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। कितना गिवन वेट है बच्चों H2O का? 36 ग्राम दिया हुआ है। H2O की मोलर वेट कितनी होती है? हाइड्रोजन की 1 इंटू 2 प्लस 16 ऑक्सीजन का। ठीक है, ओके। तो ये तो मिल गया 2। पानी का नंबर ऑफ मोल्स 2 आ गया। NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 160 ग्राम NaOH का दिया हुआ है। गिवन वेट ऑफ NaOH इज 160 ग्राम अपॉन मोलर वेट ऑफ NaOH कितना होता है? 40। 23 प्लस 16 प्लस 1 40। ओके, ये आ गया है 4, मतलब 2 अपॉन 2 प्लस 4, 1/3। 1/3 किसके मोल फ्रैक्शन आए हैं? वाटर के। तो अगर 1/3 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आया है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना होगा? आपने सिर्फ 2 चीजों को ही मिक्स किया है और कोई तीसरा नहीं है, सिर्फ 2 है। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो मोल फ्रैक्शन का एडिशन आएगा वो 1 ही होगा। 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/3। समझ गए बात? ओके। अगर कंटेनर में, ये ध्यान रखना एग्जाम में कभी कभी आपसे मिस्टेक करा सकता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन चलो पूछ देती हूं जिसमें गलती हो सकती है। एक क्वेश्चन है 3 moles of A and 4 moles of B are mixed in water to form a solution containing a total of 50 moles। ठीक है, containing a total of 50 moles। Calculate mole fraction of A and mole fraction of B। ओके, चलिए इसमें आप क्या करोगे बच्चों? बड़ा सिंपल लग रहा है। तो काई ए के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3 अपॉन 50 कर देंगे। अब कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ये तो हो गया। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, काई बी निकालने के लिए, काई ये दिख गया ना आपको, काई ए इज इक्वल टू 3/50। ओके, बच्चे क्या करते हैं कभी कभी काई बी निकालने के लिए कर देते हैं 1 माइनस 3/50 इस क्वेश्चन में। अब आप ये बताओ कि 1 माइनस 3/50 करना मतलब 1 माइनस काई ए करना टू कैलकुलेट काई बी, क्या ये सही है इस क्वेश्चन में? नहीं, इस क्वेश्चन में ये आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि बच्चों इस बार दिया हुआ है कि हमने ए बी और पानी को मिक्स किया है, ए और बी को पानी में मिक्स किया है। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, डायरेक्टली लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी,
सब मिलाकर 1 आएगा। तो एक मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी कंपोनेंट के जब हम ऐड करते हैं तो नेट वैल्यू 1 आती है मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ए और बी है और पानी भी है और हमने पानी को नेग्लेक्ट कर दिया, ऐसे नेग्लेक्ट नहीं मारना है खुद से, ठीक है। तो काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस 3/50 नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में काई ए और काई बी के अलावा भी कोई है, काई पानी भी है। ये वाली बात यहां पर वैलिड नहीं है। ये वाली बात तब वैलिड होगी जब पानी नहीं रहेगा, 2 कंपोनेंट होंगे तो ये बात वैलिड है, 3 कंपोनेंट है तो ये वाली बात वैलिड हो जाएगी, लेफ्ट वाली, ठीक है। चलो, तब तो आप ऐसे नहीं कर सकते ना, फिर आप क्या करोगे, फिर आप सीधा करोगे काई बी डायरेक्टली निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स मैंने दे रखा है 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है मैंने सोल्यूशन बनने के बाद 50 आ गया। तो हमारा आंसर काई ए इज इक्वल टू 3/50 है, काई बी इज इक्वल टू 4/50 है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये है मोल फ्रैक्शन में दो ही जगह पे गलती होती है, एक ये वाली गलती होती है बच्चों से, और एक गलती होती है और एक गलती करते हैं बच्चे जब वो यहाँ पे क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है ना, मैंने इस क्वेश्चन देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने वेट दे दिया था, मोल्स नहीं दिया था। कभी कभी जल्दीबाजी में बच्चे डायरेक्टली वेट पुट कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे वेट पुट कर देते हैं, मतलब वो क्या करेंगे 36/160 + 36 कर देंगे और गलत हो जाता है। और आपके एग्जाम में गलती कराने के लिए क्वेश्चन और भी ऐसे करके देगा 40 ग्राम्स ऑफ H2O + 160 ग्राम्स ऑफ NaOH। बच्चे क्या करते हैं, फटाफट 40/200 और दूसरा 160/200 कर देते हैं। तो ग्राम्स नहीं पुट करना, नंबर ऑफ मोल्स पुट करना है। ये बात बड़ी आसान लगती है बट एग्जाम में मिस्टेक होता है, इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन हमारा है मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन में अब सीधा बात था, हमने क्या किया था बच्चों, चॉकलेट के फ्रैक्शन में चॉकलेट की फ्रैक्शन निकालनी थी तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स किया था। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास की फ्रैक्शन निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कर देते हैं ना। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या करना है, हमें मास फ्रैक्शन निकालना है, तो ऊपर भी मास लिखेंगे नीचे भी टोटल मास लिखेंगे, ओके। तो मास फ्रैक्शन निकालने के लिए अगर एक ए और बी को मिक्स किया, ए भी मिक्स किया, बी मिक्स किया, सी मिक्स किया, डी मिक्स किया, सबको ज्यादा इस बार मिक्स कर देती हूँ मैं, इन सभी को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया है और आपको मास फ्रैक्शन बताना है। तो मास फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू मास फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी। समझ गए? ओके, ये फाइन। तो ये बस ध्यान रखना, ऊपर जो यूनिट लिखोगे नीचे भी वही यूनिट लिखोगे। मास फ्रैक्शन पे क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। क्वेश्चन आपके बनते हैं मोलैरिटी पे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मोलैलिटी पे और मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन आपको आगे भी हर जगह बहुत सारी जगह पे काम आता रहेगा, स्टेट्स ऑफ मैटर में मिलेगा, ठीक है, आगे भी मिलेगा, सोल्यूशन में मिलेगा इन क्लास 12th। तो ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म को ध्यान से समझ लेना। मास फ्रैक्शन बड़ा ही सिंपल बात होता है। पुराने वाले क्वेश्चन में अगर हमें मास फ्रैक्शन निकालना होता, मास फ्रैक्शन ऑफ ए अगर निकालना होता, मास फ्रैक्शन ऑफ ए इन पुराना वाला क्वेश्चन, उसमें मैंने क्या दिया था, 36 ग्राम ऑफ वाटर दिया था और 160 ग्राम ऑफ NaOH दिया था। मास फ्रैक्शन ऑफ H2O अगर निकालना होता, मास फ्रैक्शन ऑफ H2O, तो क्या करते, 36 प्लस 160 कर देते, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट नहीं करते, मास में निकाल देते डायरेक्टली। अगर मास फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना होता तो क्या करते, 160/36 प्लस 160। कौन से क्वेश्चन में, इन प्रीवियस क्वेश्चन। समझ गए हो बात को? ओके। तो ये ऊपर भी ग्राम में है, नीचे भी ग्राम में है। मास फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, मोल फ्रैक्शन की भी कोई यूनिट नहीं होती है, फ्रैक्शंस की यूनिट नहीं होती है, ठीक है। ओके, मोलैरिटी और मोलैलिटी की यूनिट होती है, वो फ्रैक्शंस नहीं है, फाइन। चलिए, तो अब हमारा जो न्यूमेरिकल आएगा वो न्यूमेरिकल हमें मेनली किस पे फोकस करके सॉल्व करना है। मास फ्रैक्शन तो बहुत ही रेयर है, हमारा
सबसे ज्यादा हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है मोलारिटी पे और मोल फ्रैक्शन पे। ओके।